मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इकोनॉमिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, पढ़ते हैं क्या कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कैसे हो। क्लास में किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ। पढ़ती हूँ, दिखाई देते। चलिए स्टार्ट करते। तो देखिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में। कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो टर्म था उसको सबसे पहले किसने दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स टर्म जो टर्म है ये टर्म किसने दिया था, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। कार्ल मार्क्स जो कार्ल मार्क्स इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट टर्म सबसे पहले दिया था। सबसे फेमस जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देखिए उसमें कौन कौन है। पहला आप ले लीजिए एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी जेएस मिल। ये कुछ इकोनॉमिस्ट जिनको क्या कहते हैं कि ये इकोनॉमिस्ट थे जिनको जो है कार्ल मार्क्स ने इन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा था। लेकिन केन्स ने अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, लिख लीजिए इसे, कार्ल मार्क्स ने इन इकोनॉमिस्ट को क्या बोला था। ये बोल रहे थे कि जो एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, जेएस मिल है और जेबी से है, इन्होंने उन्हें क्या बोला था कि ये इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा था। लेकिन जो केन्स थे उन्होंने क्या कहा कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था आपका 1929 1939, मतलब जो ग्रेट डिप्रेशन से पहले अकॉर्डिंग टू केन्स जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जितने भी इकोनॉमिस्ट महान मंदी जो आई थी उसके पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए, केन्स ने उन सभी को क्या कहा था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो केन्स के अकॉर्डिंग एडम स्मिथ, जेबी से, जेएस मिल, डेविड रिकार्डो, माल्थस, मार्शल, पिगू, ये कुछ इकोनॉमिस्ट थे। इन सारे लोगों को ही केन्स ने क्या कहा था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था कहा था। ठीक है,
तो देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कोई अलग से थियोरी या प्रिंसिपल्स नहीं दिया था। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, उन कॉन्सेप्ट को ही केन्स ने पढ़ा और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया और कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद उन्होंने बताया कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट मतलब कुछ एजम्पशंस वो मान कर चलते थे जिसके बेसिस पर वो इकोनॉमी में इनकम को, आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते थे। ठीक है, तो वो एजम्पशंस जो हम लोग क्लासिकल इकोनॉमी में पढ़ते हैं वो अकॉर्डिंग टू केन्स है कि जो क्लासिकल थे वो किस बेसिस पर क्या कहते हैं कि इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते थे। मतलब ये लिखी थी केन्स ने, पर ये था एजम्पशंस किसका? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। ठीक है, आप इसे केन्स का मत समझ लीजिएगा, मेरा कहने का सेंस है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो अपने व्यूज़ लिखे थे, जो अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो जो हमारे केन्स थे उन्होंने पूरी चीज़ों को पढ़ा, उसको सोचा, उस पर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया और बताया कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कुछ बेसिस पर जो है इकोनॉमी में इनकम मतलब आय, आउटपुट मतलब उत्पादन और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के स्तर को डिटरमाइन करते थे, निर्धारित करते थे। तो क्या है वो एजम्पशंस, चलते आज हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बताइए क्या एजम्पशंस थे? बताइए एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल ऑफ डिटरमाइनिंग इनपुट आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए थे। क्या है वो एजम्पशंस? देख लीजिए यहाँ पर, फॉर डिटरमाइनिंग इनपुट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इनपुट आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के क्लासिकल्स ने कुछ एजम्पशंस दिए थे। वो एजम्पशंस क्या है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। आपको जितने भी एजम्पशंस याद है आप अपने पॉइंट रखिए, मैं उसे पढ़ूंगी और फिर मैं खुद यहाँ पर सारे एजम्पशंस को लिखूंगी। चलिए बताइए। फुल एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट बताइए। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, यानी देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। पहला क्या एजम्पशन है? देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि क्या है, अर्थव्यवस्था में हमेशा ही पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। ठीक है, चलिए क्या मतलब है इसका देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन यही है कि इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में हमेशा ही पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति का मतलब ये है कि इकोनॉमी में जितने लोग भी प्रिवेलिंग वेज रेट यानी प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं उन सभी को रोजगार मिल जाता है। यानी कि अगर इकोनॉमी में कोई भी प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम करना चाहता है तो उसे रोजगार मिल जाएगा, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमी में कभी भी
अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती भी है तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, या तो वो वॉलेंट्री होगी या तो वो फ्रिक्शनल होगी। ठीक है, अगर इकोनॉमी में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है तो वो वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब क्या हो गया कि जो मजदूरी दर मार्केट में चल रही है, आपको वो मजदूरी दर पसंद नहीं है, आप उस पर काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो और फ्रिक्शनल का क्या हो गया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो जॉब सर्च कर रहे हैं अभी, जैसे कि जो बच्चे भी ग्रेजुएट हुए हैं उनमें से क्या होता है कि सारे बच्चों को एक साथ जॉब नहीं मिल जाता, कुछ स्टूडेंट है जिन्हें जॉब मिल जाती है, कुछ लोग जो है साल 2 साल तक क्या करते हैं, वो जॉब को सर्च करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या एक जॉब को छोड़ने के बाद दूसरे जॉब को सर्च करने में या पाने में आपके टाइम जो लगता है, जो टाइम गैपिंग होती है, उस समय आप क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यही कहते थे कि इकोनॉमी में हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है तो वो या तो फ्रिक्शनल होगी या तो वॉलेंट्री होगी। ठीक है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में नहीं पाई जाती। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या, अनैच्छिक बेरोजगारी। मतलब अगर आपकी इच्छा है, आपको जॉब चाहिए तो आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि नहीं मुझे इस मजदूरी दर पर काम नहीं करना है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, वो इनवॉलेंट्री, मतलब आप चाहते नहीं है, अनैच्छिक बेरोजगारी है। ठीक है, चलिए कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है तो पूछिए। डाउट, चलिए। दूसरा क्या है आपका कि प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव है इकोनॉमी में। मतलब प्राइस मैकेनिज्म is always active in इकोनॉमी में हमेशा क्या है, प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव है, यानी क्या बोलते हैं, कीमत तंत्र यानी मूल्य तंत्र जो है वो हमेशा इकोनॉमी में क्या है, क्रियाशील है। ठीक है, मूल्य तंत्र के क्रियाशील होने का मतलब क्या है कि जो बेस रेट है, जो प्राइस रेट है और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहे हैं, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमी में कभी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती भी है तो प्राइस मैकेनिज्म यानी कि बेस रेट प्राइसेस के फ्रीली मूवमेंट के कारण या बेस रेट के फ्रीली मूवमेंट के कारण या रेट ऑफ इंटरेस्ट के फ्रीली मूवमेंट के कारण इकोनॉमी में हमेशा ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। ठीक है, कैसे होगा, जरा इसको हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपकी इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में चल रही है। डिमांड फॉर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट और यहाँ आपका, ठीक है। तो क्या होता है कि देखिए कि इस पॉइंट पर जो है आपका वेज रेट ये है और डिमांड और सप्लाई जो है लेबर का ये है। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर जो है इस पॉइंट पर यहाँ पर बराबर है। अब अगर क्या होता है कि वेज रेट बढ़ जाए, मान लीजिए वेज जो है बढ़ गया, ठीक है, वेज बढ़ गया, वेज बढ़ने से क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगा। लेबर की डिमांड कौन करता है, देखिए पहले लेबर की डिमांड इतनी हो रही थी, अब लेबर की डिमांड क्या है, कम हो गई। डिमांड फॉर लेबर क्या है, कम हो गई, पहले इतनी थी अब इससे पर ये इतना हो गई। वेज बढ़ने से वेज, लेबर की डिमांड कौन करता है, लेबर की डिमांड प्रोड्यूसर करता है। अगर वेज बढ़ जाएगी तो लेबर प्रोड्यूसर क्या करेगा, लेबर की डिमांड कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि उसे ज़्यादा वेज पे करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा वेज पे करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या करेगा, लेबर की डिमांड कम कर देगा। अब अगर वेज रेट तो भले ही बढ़ गया, वेज रेट बढ़ने से क्या होता है, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाता है। यानी सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है, जो लेबर जो काम कर रहे हैं उन्हें लगता है कि अरे यार
वेज रेट तो बढ़ गया, अब हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम पाने की इच्छा करते हैं, तो लेबर की सप्लाई बढ़ गई। जब वेज कम मिलता है तो सोचते हैं अरे यार बहुत कम वेज मिल रहा है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसमें ठीक हूँ, मैं घर पे ही ठीक हूँ, ठीक है, मैं अपने घर के काम में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जॉब जिसमें कम मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेबर तो रेडी हो गए अपनी सप्लाई देने के लिए, लेकिन डिमांड लेबर की कम हो गई। अब क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो लेबर को ले ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो वेज रेट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। लोग क्या करेंगे, कम करते जाएंगे, प्रोड्यूसर कहेगा कि मैं इस वेज रेट पर ही लेबर को रखूंगा, तो वेज रेट जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, यानी वेज जो है वो फ्लेक्सिबल है, प्राइस जो है वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। इंटरेस्ट रेट क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसको आप अकॉर्डिंगली घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसा सिचुएशन होगा आप उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करेंगे इकोनॉमी में, और वेजेस जो है, प्राइसेस जो है वो कम या ज़्यादा होते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए वेज कम हो रहा है, और तब तक कम हो रहा है जब तक कि वेज जो है इक्विलिब्रियम प्राइस पर नहीं आ जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ वेज, मतलब वेज में जो है वो अपने आप ही, ऐसा सिचुएशन इकोनॉमी में है कि वो अपने आप ही कम होते जा रहा है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस पर आता जा रहा है, ठीक है। यानी डिमांड और सप्लाई जो है वो अपने आप एक्टिव हैं, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इनका हो रहा है, जिसकी वजह से वेजेस जो है वो कम होते जा रहे हैं, और जो वेज है वो जो बढ़ गया था वो अपने आप घटकर क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस पर आ रहा है, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, वेज के क्या है, फ्रीली मूवमेंट के कारण जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से हट भी गया था तो क्या हो गया, अब अपने आप जो है वेजेस जो है वो कम होकर इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे आ गए, जो क्या है, ये वो सिचुएशन है जहां पर इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में, ठीक है, अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है assumptions? हाँ, करेक्ट है। थर्ड क्या है आपका, लेसेस्ट फेयर इकोनॉमी है, मतलब अहस्तक्षेपित अर्थव्यवस्था। लेसेस फेयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती भी है, तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है या बेरोजगारी की स्थिति आती है, तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है। प्राइसेस फ्लेक्सिबल है, वेज रेट फ्लेक्सिबल है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल है, यानी प्राइस मैकेनिज्म के फ्रीली मूवमेंट के कारण या ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के कारण जो है जो बेरोजगारी की स्थिति आई है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, इकोनॉमी जो है अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आ जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट के हस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को अलग से कोई एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या होती है, बेरोजगारी की स्थिति तो सरकारें क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगाती है पैसे, तो लोगों को उससे क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि गवर्नमेंट को अपना हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख देते और
देखिए देयर इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट को हम क्या बोलते हैं, या तो प्रोडक्ट मार्केट। ऑलवेज इन गुड्स मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट क्या मतलब होता है? गुड्स मार्केट मतलब वस्तु बाजार, या वस्तु बाजार में क्या होता है, हमेशा ही संतुलन रहता है। वस्तु बाजार क्या होता है, हमेशा संतुलन की स्थिति में होता है। इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, यानी जितनी भी सप्लाई की जा रही है उन सारी वस्तुओं का डिमांड हो जा रहा है। ठीक है, आपको समझ लीजिए क्या है ये, कि अगर कभी भी इकोनॉमी में मान लीजिए सप्लाई एक्सेस हो जाता है तो क्या होगा, सप्लाई एक्सेस हो जाएगा। सप्लाई अगर एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, प्राइसेस जो है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए डिमांड आपका सेम है, कांस्टेंट है, और सप्लाई जो है वो बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, प्राइसेस को कम कर देंगे। तो क्या, और यहाँ पर क्या होगा, प्राइसेस जो है वो फ्रीली मूवमेंट के कारण यहाँ पर इकोनॉमी में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अपने आप आ जाएगी। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि वस्तु बाजार यानी कि प्रोडक्ट मार्केट या गुड्स मार्केट जो है वो हमेशा ही फुल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होती है, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। सेम ऐसे ही क्या है, जो फैक्टर मार्केट है, फैक्टर मार्केट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। जो फैक्टर मार्केट है, यानी फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो फैक्टर मार्केट, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमी में सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या है, लेबर। ठीक है देखिए क्या है कि जो फैक्टर मार्केट है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब डिमांड, सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर लेबर। मतलब जो लेबर की हम डिमांड कर रहे हैं, यानी क्या इसको लिख सकते हैं आप एसएल, ऐसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि मतलब जितने भी लेबर प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम करने को तैयार है उन सभी को क्या होगा, रोजगार मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू डिमांड ऑफ लेबर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर मार्केट ऑलवेज इक्विलिब्रियम, यानी इकोनॉमी में जितने लोग भी रोजगार चाहते हैं उन सभी को रोजगार मिल जाएगा। यानी जो फैक्टर मार्केट है वो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर भी है, फैक्टर मार्केट में भी। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है वो हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में होता है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, केन्स जो है इन्हें बहुत जम कर क्रिटिसाइज करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम आगे पढ़ते जाएंगे, आपके जो भी डाउट है आप क्वेश्चन करते रहा कीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। थैंक यू रिया जी। चलिए देखिए, इसी तरह और क्या है एक, कि जो आपका कैपिटल मार्केट है वो भी हमेशा क्या होता है, कैपिटल मार्केट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। कैपिटल मार्केट क्या होता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सेविंग्स इक्वल्स टू, यानी जितना भी हम सेव करते हैं, इकोनॉमिक्स में क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि इकोनॉमी में जितनी भी सेविंग की जाती है वो सारा का सारा क्या होता है, इन्वेस्ट कर जाता है प्रोड्यूसर द्वारा। ठीक है, अगर कभी सेविंग या इन्वेस्टमेंट में
उतार चढ़ाव आता है, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, सेविंग कम हो गया, तो ऐसे क्या होगा, इसमें क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट मान लीजिए बढ़ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए कमी आने लगी, तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कम कर दीजिए, इकोनॉमी में क्या होगा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा इन्वेस्टमेंट अगर आपका कम है, क्या लिखा है ये, अगर आपका इन्वेस्टमेंट मान लीजिए इकोनॉमी में कम है, हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो क्या होगा, लोगों को सस्ती दरों पे लोन मिलेगा, तो जो प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, उन्हें अगर सस्ती दरों पे लोन मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। वही रेट, इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग्स ज़्यादा है, तो क्या होगा, अगर ब्याज की दरें कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, बैंकों में पैसे कम जमा करेंगे क्योंकि उन्हें कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के फ्रीली मूवमेंट के कारण क्या होगा कि जो कैपिटल मार्केट है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर फ्रीली मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। फैक्टर मार्केट में क्या है, वेज जो है, वेज रेट जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, वेज जो है ये फ्रीली मूव कर रहा है, जिसके कारण जो है आपका फैक्टर मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में है। और ऐसे ही जो पहले आपने पढ़ा प्रोडक्ट मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट में क्या है, प्राइस जो है, प्राइस रेट क्या है, ये फ्रीली मूव कर रहा है, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट मार्केट या गुड्स मार्केट या वस्तु बाजार जो है वो हमेशा संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी बाजार, फैक्टर मार्केट मतलब साधन बाजार, और प्रोडक्ट मार्केट मतलब वस्तु बाजार। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने क्या है, एज्यूम्शंस बताइए। क्या, मार्केट इज ऑलवेज क्लियर, जो बाजार है वो हमेशा क्या है, क्लियर है। मतलब अगर इकोनॉमी में कभी भी, आप वही है यहाँ पे भी कि मार्केट जो है वो ऑलवेज क्लियर है, अगर कभी भी इकोनॉमी में यहाँ पे कभी कोई भी स्फीति या मंदी की स्थिति नहीं है, अगर इकोनॉमी में कभी भी मंदी या स्फीति की सिचुएशन आती है, इन्फ्लेशन या डिप्रेशन का सिचुएशन अगर कभी भी इकोनॉमी में आता है, तो वहां पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो प्राइस मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के कारण क्या होगा कि इकोनॉमी जो है वो हमेशा ही इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगी। प्राइस मैकेनिज्म, अगर कभी भी इन्फ्लेशन है या डिप्रेशन है इकोनॉमी में, तो आपका जो प्राइस मैकेनिज्म है या मार्केट मैकेनिज्म है वो अपने आप ही क्या कहते हैं कि एक्टिव हो जाएगा। उनके ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के कारण क्या होगा, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में होगी, हमेशा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, ठीक है। चलिए कोई और डाउट है तो पूछिए। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का मतलब देखिए होता है रिया जी, डिमांड और सप्लाई जो है, डिमांड और सप्लाई अगर कभी भी इकोनॉमी में डिमांड या सप्लाई कम होता है तो प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई को बराबर कर देता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम है, तो आप क्या करेंगे, आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो आप क्या करोगे, प्राइसेस को कम करोगे। तो प्राइसेस को आप तब तक कम करोगे जब तक कि आपका डिमांड ना होने लगे, ठीक है। जिस प्राइस पर लोग आपकी गुड्स की डिमांड ना करने लगे, जैसे कि अगर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन से आपका इकोनॉमी जो थोड़ी डगमगा जाती है, तो क्या है, प्राइसेस जो है उसके ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के कारण जो है वो अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी आ जाती है। The level of output
ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट output and depends upon factors and function production function मतलब जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे। फंक्शन आपका क्या है, कैपिटल। आपका जो आउटपुट है वो पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन फंक्शन पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप याद कर लीजिए। प्रोडक्शन फंक्शन पूछा गया था ये नेट के प्रीवियस क्वेश्चन में। अगर कोई क्वेश्चन नेट में आ जाता है और अगर वो इजी लेवल का है, वो आपके स्टार्टिंग का ही जो मैक्रोइकोनॉमिक्स का है, तो वो पक्का है कि वो आपके पीजीटी एग्जाम में पूछा ही जाता है। डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, आपका स्टेट पीजीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लोगों को लगता है कि यूपी बहुत इजी है, तो मैं बता दे रही हूँ, यूपी पीजीटी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। सिर्फ इसका क्राइटेरिया इजी है, सिलेक्शन पाना इसमें इतना ही टफ है। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो है आउटपुट का आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का जो निर्धारण है वो बात पर डिपेंड करता है, लेबर है और सॉरी कि हाँ, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन यानी निर्धारित इस बात पर निर्भर करता है कि जो कैपिटल लगे हुए अनुपात में लगे। अब हो रहा है क्लोज्ड इकॉनमी है, क्लोज्ड इकॉनमी है। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब क्या है, बंद अर्थव्यवस्था है। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, तब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं फर्स्ट 2 सेक्टर इकॉनमी, सेक्टर इकॉनमी, 4 सेक्टर इकॉनमी। तो क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब क्या है कि पर सिर्फ 2 सेक्टर इकॉनमी को क्लासिकल मान के चलते, यानी 2 सेक्टर इकॉनमी है, 2 सेक्टर इकॉनमी है यहाँ पर, यानी C+I। क्लासिकल इकॉनमी C+I यानी 2 सेक्टर इकॉनमी को मान के चलते हैं। क्लोज इकॉनमी है, यानी यहाँ पर एक्सपोर्ट। वही जो केन्स का मैं नोट कर दे रही हूँ, सिर्फ आप नोट कर, जो केन्स थे वो 3 सेक्टर इकॉनमी की बात करते हैं, ठीक है। 3 सेक्टर इकॉनमी थी, क्या था, C+I+G, मतलब वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इम्पोर्टेंट देते थे। केन्स तो सबसे बड़े फिस्कलिस्ट माने जाते हैं, कहते हैं कि इकॉनमी में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है अगर आप इकॉनमी को इन्फ्लेशन या डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। 4 सेक्टर इकॉनमी क्या होता है देख लीजिए, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में। 4 सेक्टर इकॉनमी में क्या होता है, C+I+G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट हो गया आपका यहाँ पर। तो ये क्या है, ये 4 सेक्टर इकॉनमी है। मतलब यहाँ पर आपने फॉरेन एक्सपोर्ट को भी इसमें इंक्लूड किया है, यानी ये क्लोज इकॉनमी नहीं, ये ओपन इकॉनमी है। और हमारी इंडिया में ये कब आई थी, 1991 में, जब आप इकॉनमिक रिफॉर्म आया था, आर्थिक सुधार की जो नीति आई थी 1991 में। उस समय इकॉनमी जो है, हमारी इंडिया की इकॉनमी जो है वो एक ओपन इकॉनमी तब से हुई है। तो आपको मान के चलना है कि जो क्लासिकल इकॉनमिस्ट थे वो क्लोज इकॉनमी की बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर इकॉनमी काम करती है, यहाँ पर सिर्फ कंजम्पशन हो रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट। जो केस थे वो 3 सेक्टर इकॉनमी को मानते हैं, C+I+G, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी। और 4 सेक्टर इकॉनमी का मतलब होता है वहाँ पर नेट एक्सपोर्ट भी आता है, यानी आपकी इकॉनमी अब क्लोज इकॉनमी नहीं, वो ओपन इकॉनमी हो गई है। भारत में ये 1991 से है, तो मैं ये सारे इरेज कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लिए होंगे, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ। हाँ, चलिए बताइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एज्यूम्शन क्या है। हाँ बिल्कुल सही, क्या था, 7 क्या है ये,
लॉन्ग रन थियरी है, लॉन्ग रन में ऐसा रिकार्डो को मानना था। तीसरा आठवां ले लीजिए, क्या था कि क्या था भाई बताइए, एट क्या है, सप्लाई साइड इकोनॉमी है। सप्लाई साइड इकोनॉमी है, जेबी से बहुत इकोनॉमिस्ट थे। क्लासिकल इकोनॉमी का एक फेमस स्टेटमेंट क्या था, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट यानी पूर्ति जो है वो अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। का ये कहना था जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद ही पैदा कर लेती है। अगर कोई वस्तु सप्लाई की जाएगी तो उसका डिमांड होगा ही होगा, ऐसा उनका मानना था। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो सप्लाई साइड इकोनॉमी की बात करते, डिमांड साइड इकोनॉमी की बात नहीं करते। लॉन्ग रन थियरी है, अगर आपको याद करें तो आप याद रखिएगा जो डेविड रिकार्डो थे वो कहते हैं लैंड पर जो रेंट है वो है। चलिए नेक्स्ट बताइए। देखिए नेक्स्ट क्या है, मनी इज ओनली ऑफ एक्सचेंज, यानी मुद्रा का काम क्या है, एक्सचेंज करना, मतलब वस्तुओं का लेन देन करना। जैसे मैंने ये पे किया, इसके बदले आपने मुझे पैसे दिए, तो क्या है, मुद्रा का काम केवल है एक्सचेंज करना, ठीक है, विनिमय करना। ये क्या है, मनी इज ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा का काम केवल विनिमय है, यानी मुद्रा का उपयोग हम लोग केवल विनिमय के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या होगा। डिमांड फॉर मनी has only two motives। क्लासिकल्स थे वो कहते थे मुद्रा की मांग केवल दो मोटिव के लिए किया जाता है। क्या है वो मोटिव्स उनका, पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, और दूसरा क्या है, प्रिकॉशन मोटिव। प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन मोटिव क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या है कि लेन देन। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, का मानना था कि मुद्रा की मांग केवल और केवल दो मोटिव यानी दो उद्देश्य से किए जाते हैं। एक तो है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या है, लेन देन के लिए। हम किसी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, वस्तुओं का लेन देन करने के लिए। अगर मुझे कोई वस्तु चाहिए तो उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा, यानी हम सिर्फ लेन देन के लिए ही मुद्रा की मांग करते हैं। जो है प्रिकॉशन मोटिव। प्रिकॉशन मोटिव का मतलब फ्यूचर में जो आपकी प्लानिंग है, जैसे आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, उनके एजुकेशन करना, उनके एजुकेशन के लिए आपको पैसे जमा करने हैं, या कभी कोई मिस हैपनिंग हो या कोई ऐसी दुर्घटनाएं हो गई जिसके लिए आप लोग पैसे बचा कर रखते हैं, तो सिर्फ हम प्रिकॉशन का मतलब क्या होगा, सुरक्षा के उद्देश्य से। तो क्लासिकल्स कहते थे कि हम मुद्रा की मांग सिर्फ लेन देन के लिए या सुरक्षा के पर्पज से करते हैं, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी अगर कोई मिस हैपनिंग तो हमारे पास उसके लिए पैसे हो। तो इनका ये कहना था, जिसका केन्स ने क्रिटिसाइज किया। केन्स ने कहा था कि मुद्रा की मांग हम तीन उद्देश्यों से करते हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन और स्पेकुलेशन, यानी सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। लोग सिर्फ पैसे लेन देन के लिए नहीं यूज करते हैं, सिर्फ प्रिकॉशन के लिए नहीं करते, वो सट्टेबाजी भी करते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाना या फिर बैंकों में जमा करना, ये भी करते हैं, इसलिए भी मुद्रा की मांग की जाती है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट यानी लेबर मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि आपके लेबर जो है वो होमोजीनियस है, लेबर की जो स्किल है वो सेम है,
लेबर परफेक्ट कंपटीशन लेबर मार्केट में मतलब क्या है कि लेबर जो है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, कोई भी स्किल जो है रिक्वायर नहीं है, सभी स्किल मतलब किसी भी काम करने के लिए कोई स्किल रिक्वायर नहीं है, सबका स्किल जो है वो सेम है, ठीक है। हाँ, वेज जो है वो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर होती है। करेक्ट है प्रिया जी का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट both are function of rate of interest। जब सेविंग जो है ये भी फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ऐसा क्लासिकल्स का मानना था, वो कहते थे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जिसको केन्स ने क्रिटिसाइज किया था। केन्स ने क्या कहा था कि सेविंग जो है वो फंक्शन है इनकम का, और इन्वेस्टमेंट जो है फंक्शन किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसकी सेविंग भी ज़्यादा होगी, जिसकी इनकम कम होगी उसकी क्या होती, सेविंग भी कम होगी, ठीक है। 13 क्या है देखिए, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, दोनों जो है वो किसका फंक्शन है, रियल वेज का, ठीक है। रियल वेज को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए मैं बता देती हूँ आपको। एक होता है मनी वेज, मनी वेज क्या होता है तो हम लोग डब्ल्यू से, और एक होता है तो हम लोग डब्ल्यू बाई पी से, यानी पी से हम जब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आपको रियल वेज पता चलता है। रियल वेज क्या है, मनी वेज क्या है, देखिए मनी वेज क्या होता है, आपको जो सैलरी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, आपको हैंड में जो सैलरी मिलती है, आपकी महीने की जो सैलरी है, जैसे 10,000 हो गया, 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, जो भी आपकी महीने की सैलरी है जो आपको एक कैश फॉर्म में मिलता है, वो क्या होता है, वो आपकी मनी वेज है। वो आपको मनी वेज है कि आपको महीने की सैलरी इतनी 50,000 60,000 जो भी आपकी सैलरी वो आपकी मनी वेज होती है, ठीक है। और रियल वेज क्या होता है, रियल वेज होता है कि आपको जो सैलरी मिली उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उस सैलरी से आप कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो रियल वेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल वेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 2020 का हम मान लेते हैं 2015 में आपकी सैलरी जो है वो 5,000 मंथली थी। 5,000 मंथली मान लीजिए आप 100 कमोडिटी को परचेज कर पाते थे, ठीक है। तो उस समय बेस ईयर को हमेशा हम यहाँ पे रखते हैं रियल वेज को मेजर करने में, और 2022 में भी आपकी सैलरी मान लीजिए 5,000 है और आप उसमें भी कितने कमोडिटी खरीद पा रहे हो, अगर 100 कमोडिटी खरीद पा रहे हो तो इसका मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोले इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है। अगर आप 5,000 में 100 कमोडिटी ना खरीद के सिर्फ 50 कमोडिटी खरीद पा रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपकी मान लीजिए आपकी सैलरी 5,000 से 10,000 2022 में हो गई अगर, तो अगर हम कहते कि अरे भाई मेरा 2015 में जो सैलरी थी वो 5,000 थी, 2022 में देखो मेरी सैलरी 10,000 हो गई, पर ये क्या है, आपका मनी वेज है, ठीक है। 10,000 आपकी सैलरी बढ़कर मनी वेज हो गई, ये इसको हम लोग क्या बोलते, इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन कैसे, अगर मान लीजिए 2015 में आप 5,000 में किसी कमोडिटी की मान लीजिए 50 कमोडिटी खरीद पा रहे थे, लेकिन 2022 में आपकी सैलरी 10,000 हो गई, फिर भी आप उसमें 50 कमोडिटी खरीद पा रहे हो, इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। तो उसको हम रियल वेज नहीं बोलेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, रियल वेज क्या होता है, जो प्राइस को जिसको हम प्राइस से डिवाइड करते हैं, जब आपकी मनी वेज को हम प्राइस से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका रियल वेज निकल जाता है, जो बताता है कि आपको जो सैलरी मिली है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, आप अपनी सैलरी से कितनी वस्तुएं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लासिकल थे वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि
डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर बोथ आर द फंक्शन ऑफ रियल वेज। मतलब अगर आप डिमांड फॉर लेबर एंड द फंक्शन ऑफ रियल वेज और सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये भी फंक्शन किसका है, रियल वेज का। ठीक है। और इसमें क्या है नेक्स्ट के, जो डिमांड फॉर लेबर है सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, रियल वेज। मतलब सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, रियल वेज पे। अगर रियल वेज बढ़ गया तो लोग अपनी सप्लाई को, लेबर जो अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, यानी रियल वेज अगर बढ़ा तो लेबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। लेकिन जो डिमांड फॉर लेबर है वो इन्वर्सली रिलेटेड है रियल वेज से। अगर रियल वेज बढ़ा तो क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो जाएगा। अगर रियल वेज बढ़ जाएगा तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो लेबर की डिमांड जो है वो कम कर देगा, उसको, क्योंकि अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा वेज पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है रियल वेज से। अगर रियल वेज बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ जाएगा, लेबर जो है अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। अगर और डिमांड फॉर लेबर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है किससे, रियल वेज से। अगर रियल वेज बढ़ेगा तो डिमांड फॉर लेबर क्या है, वो कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर जो है वो लेबर की डिमांड कम करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। ग्राफ से भी देख लीजिए, सप्लाई ऑफ लेबर डायरेक्टली रिलेटेड विद द सप्लाई ऑफ लेबर है वो रियल वेज, वास्तविक मजदूरी दर से सीधा संबंधित है। इससे आप ग्राफ से देख लीजिए। यहाँ पर क्या सप्लाई ऑफ लेबर, यहाँ पर आपका रियल पी था तो सप्लाई ऑफ लेबर था। रियल वेज अगर बढ़ गया क्या होगा, सप्लाई भी, अगर ये कम होगा तो क्या होगा, आपका सप्लाई ऑफ लेबर का। ऐसे ही देखिए, जो डिमांड फॉर लेबर है वो इन्वर्सली W/P यानी रियल वेज से। अगर डिमांड फॉर लेबर, अगर रियल वेज इतना है, डिमांड फॉर लेबर, अगर रियल वेज जाएगा तो देखिए डिमांड फॉर लेबर क्या हो गया, रियल वेज आपका बढ़ा, आपका बढ़, डिमांड फॉर लेबर क्या है वो कम हो गया। जो प्रोड्यूसर है वो लेबर की डिमांड कम कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वेज पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पर रियल वेज बढ़ गया तो लेबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ढूंढ रहे हैं, अरे वाह वेज रेट बढ़ गया, अब हम तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट क्या है, capital stock and technology are given short run, capital stock and are यानी शॉर्ट रन में जो टेक्नोलॉजी है वो गिवन है, यानी शॉर्ट रन में क्या है, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक जो है उसमें कोई भी इनोवेशन नहीं हो रहा है, कोई भी नवीनीकरण नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई भी इम्प्रूव जो है शॉर्ट रन में नहीं। ठीक है, तो ये कहती है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी, शॉर्ट रन में यानी
जो शॉर्ट रन में आपकी तकनीक है उसमें कोई भी इनोवेशन नहीं हो रहा है, यानी कोई भी नई तकनीक नहीं आ रही है, ना ही जो तकनीकी है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे है वैसे चल रहा है, जो भी लॉन्ग रन में होंगे। ठीक है, चलिए दिस ऑल अबाउट द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल्स क्या कहते थे, उनके क्या एजम्पशंस थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमने जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए जाते हैं। एक एक एजम्पशन इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी अदरवाइज नहीं समझ आ रहा तो मैं इसे छोड़ दूँ, आप वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी अगर डाउट है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। चलिए बाइंड अप करते हैं पर सेशन। आपको सेशन अच्छा लगा, आपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे सेशंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और क्या। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।